हेलो दोस्तों, संजय शर्मा ऑफिशियल्स में आप सबका स्वागत है। इधर 2-3 दिनों से लगातार रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, लेकिन मैं सारी वीडियोस को नहीं बना सकता। आपको पता है कि यूट्यूब मेरा प्राइमरी काम नहीं है, बल्कि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो सारी रिक्वेस्ट को तो प्रोसेस कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जिनकी भी रिक्वेस्ट फुलफिल ना हुई हो वो नाराज ना हो, बल्कि आप मेरा सहयोग करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि मैं और बेहतर कंटेंट आपके लिए भविष्य में ला सकूं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लगभग 30 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के, जो 2 नंबर में आते हैं। तो एग्जाम से पहले आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और मैंने लगभग 6 साल के पेपर्स का स्टडी किया है और उन ये एक तरीके से उनका कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूं। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो मुझे विश्वास है कि कल का जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे 2 नंबर के, वो इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर बेसिक्स पे है। टॉपिक वाइज मैंने डिवाइड किया है। डेटा स्ट्रक्चर पे, ट्री पे, ग्राफ पे, सब पे हम लोग बारी बारी से आएंगे। अब ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म डेटा स्ट्रक्चर। ये 2 नंबर का बहुत बेसिक क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर क्या है और कुछ लीनियर नॉन लीनियर को बताइए। तो आपको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका, ऑर्गेनाइज और स्टोर करने का एक तरीका है। 2 तरह का होता है, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर में जैसे एरे आता है, लिंक लिस्ट आती है, स्टैक आता है, क्यू आते हैं, सब क्या है हमारे लीनियर। और जो ट्री है, ग्राफ है, हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये जो पीडीएफ में डिस्कस कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके जल्दी से एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि द टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ इज अ कंसेप्ट इन कंप्यूटिंग वेयर यू कैन सेक्रीफाइस वन रिसोर्स। आप एक रिसोर्स को सेक्रीफाइस करते हैं, या तो टाइम को, या तो इम्प्रूव टू अदर, मतलब या तो टाइम को या तो मेमोरी स्पेस को। मतलब आप अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। अगर आपने टाइम को, मतलब आपने टाइम को रिड्यूस किया तो स्पेस बढ़ेगा, स्पेस को आपने घटाया तो टाइम बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ट्रेड ऑफ में चलते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के कोरिलेटिव में चलते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप टाइम को बढ़ाएंगे तो ठीक है, स्पेस को घटाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, है ना। और अगर टाइम को आप घटाएंगे तो स्पेस बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ एरे ओवर लिंक लिस्ट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है एडवांटेज क्या है एरे का, कि ये फास्ट एक्सेस होता है इंडेक्स के माध्यम से। इसकी जो बेटर कैश लोकेलिटी होती है इसकी। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? फिक्स साइज होता है इसका, इंसर्शन डिलीशन कॉस्टली होता है, मतलब ज्यादा समय लगता है, एक तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है? आपको पता है कि एरे क्या है, फिक्स साइज, लिंक लिस्ट क्या है, डायनेमिक साइज। ये क्या है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ये क्या है, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ये क्या है, रैंडम एक्सेस। ये क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरियस एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आपको पता है कि 3 होते हैं, बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा। ये तीनों आपके, ये जो बिग ओ है बताता वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ओमेगा बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग थीटा एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, वही चीज है आपका डिफाइंड बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस फॉर एनालाइजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। उसी चीज को इन्होंने बताया कि बेस्ट केस क्या है, मिनिमम स्टेप रिक्वायर्ड। किसी भी काम को करने के लिए मिनिमम स्टेप कितने रिक्वायर्ड है, ये बेस्ट केस कहलाता है। एवरेज केस का मतलब एक्सपेक्टेड स्टेप फॉर रैंडम इनपुट। अगर कोई रैंडम इनपुट दे दिया तो इन जनरल क्या आउटपुट आता है, आपको कितने समय में आउटपुट आता है। वर्स्ट केस का मतलब मैक्सिमम स्टेप नीडेड में, कहने का मतलब किसी भी काम को करने के लिए मैक्सिमम कितनी बार आपको करना पड़ेगा। ये क्या है आपका वर्स्ट केस। ठीक है, तो ये 3 है, इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ये इनको सिंपल ढंग से आपको समझाना होता है। शॉर्ट आंसर में बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता, ज्यादा ज्यादा आप आधा पेज लिखिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को 2-2 पेज लिखते हैं, 3-3 पेज लिखते हैं। अरे भाई, वो 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, आप कितना भी लिख देंगे वो 2 नंबर से ज्यादा नहीं दे पाएगा। तो उस पर बहुत ज्यादा समय आपको नहीं देना है लिखने के लिए। ठीक है, अब इसको कह रहा है कि अरेंज करना है आपको इसके बढ़ते क्रम में। तो आपको पता है कि सबसे पहले ऑर्डर 1 होगा, फिर ऑर्डर लॉग n होगा, फिर ऑर्डर n स्क्वायर लॉग n होगा, फिर ऑर्डर n की पावर 4 होगा। तो इस तरीके से आप इसको, ये है छोटे से बड़े क्रम में, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, मतलब इस तरीके से ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द फॉलोइंग रिकर्सिव फंक्शन डू फॉर अ गिवन लिंक लिस्ट विद फर्स्ट नोड एज हेड। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन करेगा? ये कह रहा है कि बेसिकली जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक लिंक लिस्ट है, आपके पास यहाँ पे पहली वैल्यू है 10, एड्रेस है 111। ठीक है, दूसरी वैल्यू है मान लीजिए 20, इसका एड्रेस है मान लीजिए 222,
और तीसरी वैल्यू मान लेते हैं 30, इसका एड्रेस है 33333। यहाँ पे 222 का लिंक होगा, आपको पता है यहाँ पे 333 होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका नल होगा। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकली ये 111 होगा, इसका नाम क्या है, हेड है। ठीक, तो कह रहा है कि अगर हेड नल है तो रिटर्न कर दो, अदरवाइज क्या करो। तो ये क्या फंक्शन करेगा, ध्यान दीजिएगा, रिकर्सिव को बहुत बेहतरीन मतलब प्रोग्राम है ये। तो ये फंक्शन 1 के अंदर क्या आएगा, फंक्शन 1 के अंदर आएगा 1111। अब हेड नल तो है नहीं, तो ये रिटर्न नहीं हो पाएगा, तो ये लाइन कॉल करेगी, ये फिर से फंक्शन को कॉल करेगी। तो इस बार फंक्शन के अंदर क्या पास हो जाएगा, फंक्शन के अंदर पास हो जाएगा हेड का नेक्स्ट, मतलब इसका नेक्स्ट मतलब क्या 2222। ठीक है, फिर ये कॉल करेगा किसको, अगले फंक्शन को। ये किसको कॉल करेगा, 222 के नेक्स्ट को, मतलब 33333 को कॉल करेगा। फिर ये क्या करेगा, 333 के नेक्स्ट को, मतलब 333 के नेक्स्ट पे क्या है, नल है। आप यहाँ पे देखिए नल है ना। अब क्या करेगा, अब ये जो लाइन बची ये काम करेगी क्या, 333 का डेटा प्रिंट करेगी, मतलब कितना 30। फिर वापस आएगा, ये काम करेगा, 222 का डेटा प्रिंट करेगा, मतलब 20। फिर 111 का डेटा प्रिंट करेगा, मतलब 10। इसका आउटपुट आएगा, जो भी लिंक लिस्ट का डेटा होगा उसका रिवर्स ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या काम करेगा, सिंपल आप लिख सकते हैं कि जो भी लिंक लिस्ट होगा ना, जो भी उसका इसका जो डेटा होगा, जो भी लिंक लिस्ट के अंदर डेटा है, उस डेटा का रिवर्स फॉर्म ये प्रिंट कर देगा। जैसे 10 20 30 है तो 30 20 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब डिफाइन स्पार्स मैट्रिक्स सजेस्ट स्पेस इफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। तो स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पार्स मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स में एलिमेंट जो है उसमें ज्यादातर एलिमेंट जीरो हैं, कोई एक आध दो ही वन है तो बाकी जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। और इसको इफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब आप स्पार्स मैट्रिक्स को लिंक लिस्ट अगर आप शो करेंगे तो उसको आप मेमोरी इफिशिएंट तरीके से शो कर सकते हैं, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लिस्ट द एडवांटेज ऑफ डबली लिंक लिस्ट ओवर सिंगली लिंक लिस्ट। तो आपको पता है कि डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एक डबली लिंक लिस्ट है, तो यहाँ पर डबली लिंक लिस्ट में दो, यहाँ पे होगा क्या, आगे इसका एड्रेस है मान लीजिए 1111, इसका एड्रेस होता है मान लीजिए ये 20 है, तो इसका एड्रेस है मान लीजिए 2222। यहाँ पे क्या होगा 222 का एड्रेस, और यहाँ पे क्या होगा 111 का एड्रेस, यहाँ पे क्या होगा नल, और यहाँ पे क्या होगा नल। तो डब्ल्यू में क्या होता है कि हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं, जबकि सिंगली लिंक लिस्ट में क्या था, सिंगली लिंक लिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ हम आगे मूव कर सकते हैं, हम पीछे नहीं जा सकते। तो यही फायदा होता है सिंगली और डबली में। सिंगली में क्या होता है कि आपको अगर इसका छोटा सा फिगर बना करके आप समझा देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। मतलब सिंगली में हम लोग लीनियर मूवमेंट करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, और डबली में क्या होता है कि हम लोग आगे भी मूव कर सकते हैं और पीछे भी मूव कर सकते हैं। तो ये है सिंगली और डबली में फर्क। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका स्टैक एंड क्यू पे जो क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले पूछा कि एक्सप्लेन द सर्कुलर क्यू, व्हाट इज द कंडीशन फॉर सर्कुलर क्यू इज फुल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि 3-4 सालों में लगातार आया कि सर्कुलर क्यू क्या होती है और सर्कुलर क्यू की ओवरफ्लो कंडीशन लिखिए। मतलब ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि सर्कुलर क्यू सिंपल है, एक ऐसी क्यू वेयर द लास्ट पोजिशन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट। मतलब जो लास्ट पोजीशन, मतलब सर्कुलर क्यू यही होता है कि डेटा को हम लोग, मतलब क्यू को हम लोग सर्कुलरली विजुअलाइज करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जब हम सर्कुलरली विजुअलाइज करते हैं तो इसको बोलते हैं सर्कुलर क्यू। उसमें ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है, रियर प्लस 1 मॉड साइज इक्वल टू फ्रंट, ये हमारी ओवरफ्लो कंडीशन है। और एम्प्टी कंडीशन क्या है, फ्रंट इक्वल टू -1। तो ये दोनों चीज आप याद रखिए, ये है आपकी सर्कुलर क्यू की ओवरफ्लो कंडीशन और सर्कुलर क्यू की अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, इन दोनों को याद रखिए अच्छे से। अब ये क्वेश्चन था कि वाई आर पैरेंथेसिस नीड टू बी इनफिक्स एक्सप्रेशन बट नॉट इन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। मतलब कहने का ये है कि आप जब एक इनफिक्स एक्सप्रेशन करते हैं तो वहां पे पैरेंथेसिस, मतलब जैसे हमने कहा 2 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये क्यों जरूरी होता है, जबकि पोस्ट फिक्स में जब आप कन्वर्ट करते हैं, जैसे आपने इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 2 और 4 प्लस इंटू 6, तो टेक्निकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 6, फिर इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 4 + 6 मल्टीप्लाइड, ये हो जाएगा आपको। कहने का मतलब कि इन फिक्स में तो ये ब्रैकेट होता है, लेकिन पोस्ट फिक्स में ब्रैकेट क्यों नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इनफिक्स में ब्रैकेट इसलिए होता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने समझाया है कि भाई इनफिक्स में ब्रैकेट इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए a + b × c है, मान लीजिए ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो पहले मल्टीप्लाई काम करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर हमें पहले इसको काम करवाना है तो हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये ब्रैकेट आपने लगा दिया, ठीक है, तब ये पहले क्या काम करेगा, पहले प्लस करेगा तब जाके मल्टीप्लाई करेगा, भले मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हाई हो। ठीक है,
लेकिन पोस्टफिक्स में क्या होता है कि चूंकि ये क्लियर होता है, ये यहाँ पे इसमें पैरेंथेसिस मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे ये स्टार है तो पहले ये दो होंगे, फिर ये दोनों होने के बाद फिर ये प्लस काम करेगा, तो यहाँ पर उससे कोई मतलब ही नहीं है। उसको एक खास तरीके से अरेंज किया जाता है और वो खास तरीके से प्रोसेस होता है। इसलिए पोस्टफिक्स में आपको पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है, जबकि इनफिक्स में पैरेंथेसिस की जरूरत आपको पड़ती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आज जो आपके सर्चिंग पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर डिफरेंस है कि आपको सिक्वेंशियल सर्च और बाइनरी सर्च में क्या फर्क है। तो यहाँ पर सिक्वेंशियल सर्च क्या होता है, ये 1 by 1 सर्च होता है। जैसे कोई एलिमेंट ढूंढना है, जब भी आपको ढूंढना है, मान लीजिए कुछ एलिमेंट हमारे पास है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट को ढूंढना है, मान लीजिए लेट्स से 30, तो हम पहले इस पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे, मिलेगा तो रुक जाएंगे। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, इस बात को याद रखिएगा। जबकि बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं होता। बाइनरी सर्च क्या करती है, पहले तो जो डेटा होना चाहिए वो सॉर्टेड होना चाहिए, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, तो डेटा सॉर्टेड होना चाहिए, तभी बाइनरी सर्च उस पर अप्लाई हो सकता है। दूसरा, ये क्या करता है, ये एक मिड निकालता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है, और यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा एक मिड पॉइंट, है ना। अब मिड पॉइंट से छोटा होगा तो लेफ्ट में जाएगा, बड़ा है तो राइट में जाएगा, ये कंसेप्ट होता है इसका। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। वही चीज लिखा है कि बाइनरी सर्च वर्क ऑन सॉर्टेड डेटा, ठीक है, डिवाइड एरे इनटू हाफ, एरे को हाफ में डिवाइड करता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर लॉग एन होती है। मतलब सीक्वेंशियल सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन, जबकि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। इस बात को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेबल अनस्टेबल सॉर्ट क्या होता है। स्टेबल का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था, इसकी पूरी की पूरी वीडियो है, इसमें जल्दी जल्दी मुझे बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2, 7, 2, 5, 7, 3, तो जब हम शॉर्ट करें तो ये वाला 7 पहले आए, ये वाला 7 बाद में आए। जब शॉर्ट करें तो ये वाला 2 पहले आए, ये वाला 2 बाद में आए। जनरली जब हम बबल शॉर्ट वगैरह अप्लाई करते हैं तो ये सफल हो जाते हैं। मतलब कई बार जरूरी नहीं कि ये 2 यहीं पे आए जहां पे है, हो सकता है ये वाला 2 पहले आ जाए। तो ये अगर जो ये पहले है वो सॉर्टिंग के बाद पहले ही आए, ये कहलाती है स्टेबल सॉर्ट। और ये रैंडमली कोई भी 2 पहले आ जाए वो अनस्टेबल सॉर्ट है। तो स्टेबल सॉर्ट कौन सा है, मर्ज सॉर्ट है। और अनस्टेबल सॉर्ट कौन सा है, क्विक सॉर्ट है। इस एग्जांपल को आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा हाउ डज द चॉइस ऑफ पाइवट अफेक्ट द रनिंग टाइम ऑफ क्विक सॉर्ट। ये पिछली बार भी पूछा गया था। तो पाइवट को किस तरीके से रनिंग टाइम को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे है कि अगर आपने एक गुड पाइवट चूज किया है, गुड पाइवट का मतलब अगर आपने मीडियम चूज किया है, कोई बीच के एलिमेंट को पाइवट चूज किया, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। आपको पता है कि क्विक सॉर्ट के अंदर पाइवट को चूज किया जाता है, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। जबकि अगर आपने बैड पाइवट को चूज किया है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट को आपने पाइवट चूज किया है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है कि अगर आपने सही पाइवट को चूज किया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन आएगी, जो कम है, और आपने गलत पाइवट को चूज किया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, जो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है पाइवट को चूज करने पे क्विक सॉर्ट के अंदर। ठीक, ये मेरे ख्याल से वही वाला रिपीट हो गया है। ठीक, और हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्या है, ट्री है। ट्री में जो बीएसटी एवीएल ट्री इन सब के क्वेश्चंस हैं। आइए चलिए इसको भी देखते हैं। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रेसेसर इन अ बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर सक्सेसर क्या होता है, तो आपको पता है कि बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, जैसे 10 है तो इससे छोटा यहाँ पे आएगा, बड़ा यहाँ पे जाएगा। फिर अगर मान लीजिए 11 ऐड करना, 10 से बड़ा है, 12 से छोटा है, तो 11 यहाँ पे आएगा। तो ये उसी केस में देखिए सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब नेक्स्ट लार्जेस्ट नोड इन द इन ऑर्डर ट्रवर्सल। जब ट्रवर्स करते हैं तो जो अगला बड़ा एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर। ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं कहूं कि 10 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा, 5, फिर 10, फिर उसके बाद कौन सा आएगा 11, फिर आएगा 12, तो ये 11 क्या है, इन ऑर्डर सक्सेसर। और प्रोसेसर क्या होता है, द प्रीवियस स्मॉलर नोड इन द इन ऑर्डर ट्रवर्सल। ये क्या होता है, प्रोसेसर। जैसे अगर मैं कहूं 10 का इन ऑर्डर प्रोसेसर क्या होगा, तो ये होगा 5, 12 का इन ऑर्डर प्रोसेसर क्या होगा, तो वो होगा 11। ठीक है, तो ठीक एक आगे वाला इन ऑर्डर सक्सेसर, ठीक एक पीछे वाला इन ऑर्डर प्रीसेसर। ठीक, अच्छा, अब एक ड्रॉ द बाइनरी सर्च ट्री फॉर सीक्वेंस 1140। मतलब आपको पता है कि बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, जैसे आपने कहा कि भाई 11 से बड़ा है 47, इससे भी बड़ा है क्या 81, फिर आपने कहा 9, तो 11 से छोटा है 9। शुरुआत हमेशा हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, फिर 61, 11 से बड़ा है, 47 से बड़ा है, 81 से छोटा है, तो 61 यहाँ पे आ जाएगा आपका। फिर 10, 11 से छोटा है, 9 से बड़ा है, तो 10 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 10 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और
12, 11 से बड़ा है, 14 से छोटा है, तो 12 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है एक जल्दी, क्योंकि ये 1 मिनट का भी समय लगता है इसको बनाने के लिए, तो ये भी एग्जाम में कई बार आता है। और एग्जाम में अगर 2 नंबर में आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप बनाने की जरूरत नहीं, एक साथ बना दीजिए, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि स्टेप बाय स्टेप बनाना हमेशा बेहतर होता है, लेकिन अगर 2 नंबर का है तो एक साथ आप बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एडवांटेजेस ऑफ एन एवियल ट्री और ए बाइनरी सर्च ट्री। एवियल ट्री का क्या फायदा होता है बाइनरी सर्च ट्री की तुलना में? तो भाई बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि बैलेंस हाइट, एवियल ट्री इंश्योर करता है बैलेंस हाइट में, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपकी ट्री बैलेंस हो। कहने का मतलब क्या, 10, 10 से बड़ा है 20, 20 से बड़ा है 30। तो ये देखो ये 3 लेवल पे चला गया ना, 1 2 3 लेवल पे चला गया। यहाँ पे लॉग एन में आपका काम नहीं परफॉर्म होगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, 3 एलिमेंट 3 बार लूप चलेगी। प्रिवेंट स्क्यू ट्री, इसी को जो ये जो कंसेप्ट आया ना कि इस तरह से भाग रहा है, या फिर 10 10 से छोटा है, 5 5 से छोटा है 2, इसको बोलते हैं स्क्यूड। तो ये आपका क्या है, राइट स्क्यूड, ये क्या है आपका लेफ्ट स्क्यूड। तो ये क्या होता है, ये एवीएल में नहीं होता है। ये किस में हो सकता है, सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री में हो सकता है। तो अगर आप इसको एवीएल में इसको बैलेंस कर देगा, और बैलेंस कर देगा तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ थ्रेडेड बाइनरी ट्री। थ्रेडेड बाइनरी ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है? तो पहला है कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री एक एक्स्ट्रा लिंक को अपने पास स्टोर करता है, जिससे आपकी जो ट्रवर्सल होता है, इन ऑर्डर ट्रवर्सल फास्टर विदाउट रिकर्जन और अ स्टैक। मतलब जो आपको बिना स्टैक बनाए हुए या बिना रिकर्जन के आपकी जो ट्रवर्सिंग स्पीड है वो काफी बढ़ जाती है ट्री को। यही फायदा होता है थ्रेडेड बाइनरी ट्री की, ठीक है। अब ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्रेशन ट्री फॉर, इसका एक्सप्रेशन ट्री बनाने के लिए, तो ये भी ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे a माइनस बी है डिवाइड बाई ब्रैकेट में c इंटू डी है प्लस ई है। अब कायदे से तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि इसको स्टैक से करें, लेकिन बहुत छोटा है तो इसको हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, बिना स्टैक के जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, किसमें, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तब आपको जाकर एक्सप्रेशन ट्री बनेगी, जो कंसेप्ट मैंने बताया था। तो a माइनस बी है, तो आपको पता है कि a b माइनस हो जाएगा अगर हम इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो डिवाइड बाई, अगर मैं इसको भी कन्वर्ट करता हूँ इधर वाले को, तो सी डी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डी और स्टार प्लस ई। अब इसको भी ऐसे रख देते हैं, ए बी माइनस है डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ये हो गया आपका सी डी स्टार और ई प्लस, ये हो गया आपका, ठीक। तो अब ये होने के बाद अब क्या है, अब इसको मैं मान लेता हूँ ए और इस पूरे को मान लेता हूँ बी, और ऑपरेटर क्या है डिवाइड। तो कैसे रखूंगा इसको मैं रखूंगा ए बी माइनस फिर सी डी स्टार ई प्लस और डिवाइड। अब ये जो निकल के आया है, ये इस इनफिक्स का पोस्ट फिक्स है, ठीक है। अब जब ये पोस्ट फिक्स बन जाएगा, जब एक बार ये पोस्ट फिक्स बन जाएगा, जैसे आपने कहा कि भाई ये पोस्ट फिक्स बन गया, तो इसको पोस्ट फिक्स को पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब इसके एक्सप्रेशन ट्री में ड्रॉ कर सकता हूँ। किस तरीके से ड्रॉ करूंगा, सिंपल है, मैं एक इस तरीके से, आप सपोज करिए स्टैक की तरह मैं बना लूंगा यहाँ पर, जिसमें मैं पहले सिंबल्स को ऐड करूंगा। जैसे मैंने ए को ऐड किया, फिर बी को ऐड किया। जैसे ही माइनस आएगा तो क्या करूंगा, इन दोनों को पॉप कर दूंगा, और पॉप करने के बाद क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से फिर से बना दिया, और इस बार मैंने माइनस को यहाँ पर रखा, और माइनस के इधर ए है और इधर आपकी बी है, और माइनस का मेमोरी एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पर अगला सी, और फिर हमारे पास क्या है डी, ठीक है। और फिर अगला सिंबल हमारे पास क्या है, स्टार है। जैसे ही हमको स्टार मिलेगा हम क्या करेंगे, जैसे ही हमको स्टार मिलेगा फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, क्या करेंगे, स्टार मिलते ही फिर हम इन दोनों को इवेलुएट कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, हमने कहा यहाँ तो पहले से ये पढ़ा ही है, मतलब इसी को हम लोग ले लेते हैं, हाँ सॉरी, ये जो है आपका, इसको आपने ये ले लिया, और इसी को मैंने कॉपी करके फिर से इसी को पेस्ट कर दिया, ये आ गया आपका। और इसके अंदर से क्या करेंगे, इसको मैं सी को हटा दूंगा, डी को हटा दूंगा, स्टार को ये कर दूंगा, और यहाँ पर एक तरीके से बन जाएगा, स्टार यहाँ बन जाएगा, स्टार के इधर सी और स्टार के इधर डी, और ये इधर इसका मेमोरी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, अब आया ई, और फिर क्या आया अगला प्लस। अब जैसे ही प्लस आएगा तो अब इन दोनों को पॉप करेगा, इसको और इसको पॉप करेगा। कैसे करेगा, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा,
एक तो हमारे पास पहले से है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर क्या है एक्सप्रेशन टी में, यहाँ पर है आपका माइनस और इधर ए और यहाँ पर है आपका बी। अब तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा प्लस और प्लस का यहाँ पे चला जाएगा, सेकंड वाले पे चला जाएगा। अब प्लस के इधर क्या है, प्लस के एक तरफ क्या है स्टार, प्लस के एक तरफ क्या है स्टार और एक तरफ क्या है ई, और स्टार के एक तरफ क्या है सी और एक तरफ क्या है डी, ठीक है। अब अगला सिंबल कौन सा बचा है, अगला सिंबल बचा है सिर्फ है हमारा डिवाइड। जैसे ही डिवाइड मिलेगा क्या हो जाएगा, अब ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, दोनों पॉप हो जाएंगे। जब ये दोनों पॉप होंगे तब कैसे बनेगा, इसको यहाँ बना लेते हैं लास्ट में, ठीक है। जब इन दोनों को आप पॉप कर देंगे तो एक, इसको मैं यहाँ फिर से बना दे रहा हूँ। ये जब पॉप करेंगे आप तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा डिवाइड, सबसे ऊपर हो गया आपका डिवाइड। डिवाइड के इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, डिवाइड के इस साइड हो गया माइनस, इस साइड क्या हो गया प्लस, माइनस के इस साइड क्या है लेफ्ट में ए राइट में बी, प्लस के लेफ्ट में स्टार राइट में ई और स्टार के लेफ्ट में सी और राइट में डी। तो ये जो आपको बना है एक्सप्रेशन ट्री, इस एक्सप्रेशन ट्री का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, एक्सप्रेशन ट्री होगा वो ये होगा आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब आया है ग्राफ पे। ग्राफ पे कहता है कि ग्राफ को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला तरीका होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और दूसरा लेता है एडजेसेंसी लिस्ट जो आपका ऑर्डर ऑफ बी प्लस ई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लेता है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च की एल्गोरिदम क्या होगी। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आपको पता है कि आपको क्यू का इस्तेमाल होता है। तो कहता है कि स्टार्ट करिए गिवन नोड को और इन क्यू कर दीजिए। जब ये 2 नंबर में आएगा तो बड़े शॉर्ट में आपको लिखना भी है। उसी तरह मार्क द नोड एज विजिटेड और डी क्यू इट, मतलब विजिटेड कर दीजिए और फिर उसको क्यू से डिलीट कर दीजिए। इन क्यू ऑल अनविजिटेड, जितने भी उसके अनविजिटेड एडजेसेंट है उसको वापस क्यू के अंदर आप डाल दीजिए और फिर रिपीट स्टेप करिए 2 को और 3 को जब तक क्यू आपकी खाली ना हो जाए, ठीक है। तो ये क्या, अब यहाँ पे रिकर्जन क्वेश्चन, टेल रिकर्जन बहुत बार पूछा गया है। टेल रिकर्जन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि अगर किसी फंक्शन कॉल में, जैसे एक फंक्शन है यहाँ पे रिकर्सिव कॉल है, अगर लास्ट स्टेटमेंट रिकर्सिव कॉल है तो इसी को बोलते हैं टेल रिकर्जन। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है। किसी भी फंक्शन के अंदर जब रिकर्सिव कॉल हो रही है तो रिकर्सिव कॉल अगर लास्ट स्टेटमेंट है तो इसको बोलते हैं हम टेल रिकर्जन, ठीक है। अब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर रिकर्जन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो रिकर्जन परफॉर्म करने के लिए जो इंटरनल इस्तेमाल होता है वो होता है स्टैक, और स्टैक अंदर परफॉर्म करता है लीफो एग्जीक्यूशन के फॉर्म में। तो जो रिकर्जन के लिए जो बैकग्राउंड में जो डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है उसका नाम है स्टैक। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हैशिंग के 2 तरीके, एक स्टैटिक हैशिंग है, डायनामिक हैशिंग है। स्टैटिक हैशिंग जो ओपन साइज टेबल लेता है और डायनामिक हैशिंग जो रिसाइजेबल टेबल लेता है, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है ऐसी टेबल को लेता है। और मिनिमम हीप क्या होता है, एक ऐसी ट्री मान लीजिए जिसमें आपको रूट छोटा होगा। जैसे यहाँ पे 2 के इधर 10, 2 के इधर 20, मतलब अब इधर इधर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रूट है वो हमेशा छोटा होगा इन दोनों चिल्ड्रन से, तो इसको बोलते हैं मिनिमम हीप। तो ये सारे क्वेश्चन से मेरे ख्याल से मैंने काफी जल्दी आपको बताने की कोशिश करी। आपका एग्जाम में रिवाइज हो गया होगा। और हाँ, एग्जाम खत्म होने के बाद एक बार बताइएगा जरूर कि आपका एग्जाम कैसा गया, और मैंने थोड़ी भी हेल्प करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।